में थोड़ी चर्चा की है कि मिडिल क्लास के लिए जैसे कि आयकर में थोड़ी छूट दी गई है। आयकर में तकरीबन 3,000 रुपये तक की छूट दी गई है, जो कि युवा नौकरी कर रहे हैं और मध्य वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं जी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि जो है वो दलित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की बात है, तो वो भी मध्यवर्गीय लोग ही उद्यमशील बनेंगे जी। और निश्चित तौर पे वो अम्बेडकर की 125वीं जयंती चल रही है, जिसको लक्ष्य में रख करके किया गया है। तो समाज का जो उपेक्षित तबका, वंचित तबका, अगर वो उद्यमशील बनता है तो ये ठीक है। लेकिन बाकी कोई बड़ी छूट जो है वो मध्य वर्ग को लेकर के, जिसको कि आयकर में बड़ी छूट की उम्मीद थी, जिसके लिए कोई बहुत बड़ी योजनाएं हो, वो कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रही इस बजट में। निश्चित तौर पे जो है जी। बजट जो है वो शहरी मध्य वर्ग को छोड़ करके गांव में चला गया है। उसने उसको जो है बाईपास कर दिया है और उधर वो चला गया है। अब ये शिकायतें गांव वालों की होती थी कि पहले शहरी मध्य वर्ग को ज्यादा ध्यान दिया जाता था, हमको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उस लिहाज से हम इसकी तारीफ भी कर सकते हैं कि गांव की तरफ चला गया है और गांव की जो दिक्कतें बढ़ी थी 2 साल के सूखे के नाते, वो निश्चित तौर पे, और 2 साल इस सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और मोदी सरकार ने की, कुदरत ने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा, जिसकी मार में गांव पिस रहा था। इसलिए सरकार को ये काम करना पड़ा, कुछ करना पड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। अब अगली साल अगर बारिश अच्छी हो जाएगी, उसके बाद अगर कुछ करते हैं तो लगता है कि गांव को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज आगे सरकार जो करेगी उससे बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। पीयूष जी, जिस तरीके से स्किल्स डेवलपमेंट की बात की गई, उसको बढ़ावा देने की बात की, उसके बजट को एक बिल्कुल जबरदस्त वो दिया गया है प्रावधान, लेकिन क्या लगता है कि इतना स्किल्स जो निकल के आएगा, पहली बात तो निकलेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में चक्र है। दूसरी बात, अगर निकल के आएगा तो उसको कहाँ पर आप खपाएंगे, कहाँ किस रोजगार में आप लगाएंगे? देखिए, ये तो देखिए मोदी जी का ये खास रहा है, एजेंडा रहा है, और ये लगातार अपने भाषणों में कहते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि मेक इन इंडिया जो उनका जो एक मेक इन इंडिया को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सारे उद्योग लगे, विदेशी पूंजी भी आए, और उसी की खपत के लिए वो चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट हो। तो स्किल डेवलपमेंट एक अच्छी, मैं कहूँगा कि विचार है, एक अच्छी योजना है, क्योंकि कम से कम जो है जो युवा वर्ग है जिसके लिए रोजगार की समस्या है, तो आज की जो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो डिमांड है वो एक खास स्किल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसमें दक्ष होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये प्रावधान भी किया गया है वो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी दिशा में किया गया कदम है। और लेकिन सवाल ये है कि आप ग्रामीण में जो युवा हैं उनको देना चाहते हैं, तो वहां पे क्या इस तरह के संसाधन हैं, इस तरह की व्यवस्था है? जो आपने पैसा दिया है वो क्या उसी व्यवस्था को, उसी ढांचे को खड़ा करने में लग जाएगा? और क्या कि आप शहरी युवाओं को देना चाहते हैं? और दूसरा ये है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। तो मैंने आपसे जिससे पहले कहा कि जो खास स्किल की डिमांड हो गई है आईटी सेक्टर में, जिस तरह से, क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया के साथ साथ जो मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं वो डिजिटल इंडिया को। तो डिजिटल इंडिया में क्या आप युवाओं को सिर्फ एक जो है बड़े बड़े जो विदेशी कंपनियां हैं या देशी कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, उसमें सिर्फ एक श्रमिक, एक सोफिस्टिकेटेड मैं कहूं कि श्रमिक आप जो है उनको बना देना चाहते हैं, या कि डिजिटल इंडिया का उद्योग वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप में भी, अपने उद्योग लगाने में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि साथ में ये भी एक उनका स्टैंड अप वाली योजना भी है, तो उसके मुझे लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं उनका जो पूरा एक टोटलिटी में हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट जो है स्किल इंडिया, वो जो है मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, वो सारा मिला के मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवाओं को एक रोजगार के लिए तैयार करने की तरफ है, और एक अच्छी योजना अगर उसका क्रियान्वयन हो सके सही तरीके से। विनोद जी मेरे साथ है। विनोद जी, जहां एक बार बात की गई कि डाकघरों में, पोस्ट ऑफिस में एटीएम बनाए जाएंगे, वहीं बैंकों की जो हालत है वो आपसे और हमसे छुपी नहीं। उस तरफ इशारा नहीं किया गया, उस तरफ जिस तरीके से चीजें की जानी चाहिए थी वो निकल करके नहीं आई। तो ये माना जाए कि बैंक तो अपनी जगह नीचे चले जा रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाने की कोशिश करें, कितना फायदेमंद होगा? देखिए, जहां तक आपने जो आखिरी शब्दों का इस्तेमाल किया कि पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाने की कोशिश, पोस्ट ऑफिस को ही बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस गांव में पहले से पहुंचा हुआ है। और ये पूरे का पूरा बजट जो हम पिछले 2-3 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, उसको सारा ये है कि इसको शहर से निकाल करके गांव पहुंचा दिया है। जो जिसकी शिकायत हमेशा रहती थी कि हम रूरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर को छोड़ करके हम सब कुछ बाकी करते हैं। तो इस बार हम पहली बार डिस्कस ये कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए बजट बना,
जी। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये पोस्ट ऑफिस को ही आपको बैंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस तक, वहां उस गांव तक पहुंचना उतना संभावना पिछले 65 साल में नहीं हो पाई कि हर जगह पहुंचे जी। तो जो पोस्ट ऑफिस है वहां एटीएम लगे, और वहां सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे पास युवा तो हैं, हम 2/3 हमारे पास युवा हैं जी। और वो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। हमने उनको खाली ड्राइवर कुक और उसमें ही इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में यूज किया है। तो जब उनको स्किल साथ में जुड़ जाएगा तो वही युवा सीखना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो सीखना नहीं चाहता, वो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो उसको स्किल इंडिया जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ उसमें जिसमें टैलेंट होगा, देखिए टैलेंट तो तभी पता लगेगा जब वो उसको सीखने के लिए आगे बढ़ेगा जी। उनमें से उस 40 क्लास के बच्चों में से कोई एक बच्चा कुछ बन जाता है और एक कुछ कहीं रह जाता है, तो ये जरूरी नहीं है। उनमें से जिसमें हिम्मत होगी वो स्टार्टअप में जाएगा, कुछ जॉब्स में जाएगा। तो सभी की समाज को जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि सारे ही उद्योग लगा के बैठ जाएंगे तो उद्योग चलाएगा कौन जी। तो दोनों तरह के स्किल की हमें आवश्यकता है। हमें लेबर भी चाहिए स्किल्ड, और उसके साथ साथ हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए जो मेक इन इंडिया में काम करें जी। तो इसी में से निकल करके कहीं ना कहीं कुछ लोग निकलेंगे जिनमें ये टैलेंट होगा। सिर्फ जरूरत है उनको हम एक हाथ पकड़ करके कहीं सहारा दे सकें जिससे वो आगे बढ़ सके। अभी तक ये समस्या, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे दोस्त कह रहे थे इसी बात को, बहुत कुछ इस देश ने 93 और उसके बाद जो रिफॉर्म्स आए और उससे चला, और हम आज यहाँ बैठे हैं जी। तो ये ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के चलाने से नहीं चला है जी। तो कहीं तो बेस बना था जहां हम आज आकर के, हमें अब आज जरूरत है कि हम उसको एक दिशा दें, आगे बढ़ाएं। ये जो युवा हरियाणा का जो अभी ताजा एग्जाम्पल सबके सामने है, उसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली रिसेंटमेंट था उस यंग जनरेशन का जिसके पास काम नहीं है, वही सड़क पर आती है। अदरवाइज जिसको काम मिला हुआ वो अपनी फैक्ट्री को आग नहीं लगाता है, वो अपने घर को आग नहीं लगाता। तो कहीं आग लगी तो कहीं रिसेंटमेंट थी उसकी, और इसको अगर नहीं लगाया गया तो मेरे हिसाब से ये और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। उसको काम पर हमें लगाना होगा, काम पर लगाना होगा। उसमें ताकत है जी, एनर्जी है, उसको डायरेक्शन चाहिए। वो डायरेक्शन कहीं लगता है इस बजट में, उसको डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिल सकती है। और किया जा सकता था, 15,000 सेंटर से उतना नहीं हो पाएगा, 3 करोड़ लोग होंगे, लेकिन चलिए कहीं शुरुआत तो है, शुरुआत हुई, इसको आप अच्छी एक शुरुआत कहते हैं। अच्छी शुरुआत। पंकज जी क्या कहें कि जितनी भी बजट में बातें निकल के आई उनके टारगेट रखें 2018, 2022, मैं कहूं इस साल की, तो इस साल में क्या मिलने वाला है, क्या होगा गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, क्या होगा, इनका कहीं जिक्र नहीं। देखिए, कोई भी बजट जब सरकार पेश करती है जी, तो उसमें 2 बातों का ख्याल रखती ही होगी, और उसी नजरिए से हमें देखना भी चाहिए। एक कि वो आने वाली चीजों को किस तरीके से देख रही है जी, और दूसरा उसमें कॉन्टिन्यूटी क्या है। आप अगर बहुत गौर से अगर देखें तो आप देखेंगे कि आज से करीबन 10 साल पहले या 7-8 साल पहले जब देश में रोजगार की कमी हो रही थी या युवा जो पढ़ लिख गए थे उनको ठीक से काम नहीं मिल रहा था, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही थी, उस समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक वर्ड लेके आए थे कि देश को अब ऑटो पायलट मोड पर चलना चाहिए, यानी कि उसको स्वतः अपना विकास करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और उसके पहले से वो कहते आ रहे हैं कि देश का युवा जॉब सीकर्स नहीं बनेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा। अब आप इस दोनों के बीच की बारीकी को देखिए, मैं क्यों मिला रहा हूं इसको। एक समय में लोग पढ़ लिख कर जब निकले तो बेरोजगार क्रिएट हुए जी, और आज जब ये स्किल डेवलपमेंट को लेकर निकलेंगे ना जी, उसके बाद जब एंटरप्रेन्योरशिप में इनका काम नहीं हो पाएगा ना, तब वो क्या बनेंगे। तो यहाँ पे बेरोजगारों की तादाद और बढ़ने जा रही है। तो एक बड़ी योजना, तो हर सरकार अपने अपने सुविधा के हिसाब से एक बात कहती है, और जब वो नहीं कह पाती है तो मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि देश को अब ऑटो पायलट मोड पर चलने की जरूरत है। हो सकता है कि कल जब ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ नया वर्ड हम लोगों के लिए इस्तेमाल कर देंगे कि देश के युवाओं को अब इस मोड पर चलने की जरूरत है जी। जब तक कि डिलीवर सिस्टम में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में काम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने एक वर्ड कहा कि 2018 और 2022 जी, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले यही कह रहा था साथियों से कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस बात को
अगर हम सुनिश्चित करके मान भी ले कि दुगनी हो जाएगी, तो क्या किसी से ये छुपा है कि देश के किसानों की जो एवरेज आय है मंथली वो क्या है? कहीं पर 7, कहीं पर 5, कहीं पर 10,000 तक का है। आप 10,000 भी मान लें तो 2022 में ये उनकी आय 20,000 रुपये हो जाएगी। आप महंगाई की रफ्तार को देख लें, बैंक में पड़े हुए एफडी जो आते हैं उसको देख लें, यानी कि आपने करीबन एक किसान की को इस बात के लिए सुनिश्चित कर दिया कि आने वाली हमारी भविष्य की सारी योजनाएं 12% के दर से बढ़ेंगी जी। थोड़ी भी अगर पटरी से अगर बैठी नीचे आई तो कुछ और हो जाएगी। ये किसान के आय बढ़ने की बात कर रहा हूं। मैंने कृषि क्षेत्र में 12% की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि होती है। जी। तो सरकार की ऐसी योजनाएं जो हैं वो आती हैं, नीति बहुत अच्छी दिखती है, नियत में क्या है जी वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसको लागू कैसे करें। बहरहाल वो नियत को फिलहाल हम इतना अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि साल पूरा पड़ा है, कितनी नीतियां इंप्लीमेंट होंगी, कितनी नहीं होंगी, उनमें कितनी काटछाट होगी। फिलहाल एक सपा नेता मेरे साथ जुड़े हैं, मनोचा जी। मनोचा जी, अगर मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे जानूं कि आज का जो बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो रखा, उस पर पहली प्रतिक्रिया कैसी है? सपा किस तरीके से देखती है? अच्छा है, बुरा है, एवरेज है या बिल्कुल ही बेकार है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी। मैं एक समाजवादी हूं जी, व्यापारी हूं और उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। तो मैं तो ये पहले देखूंगा कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला जी। सबसे बड़ी मांग कई वर्षों से, और खुद अरुण जेटली जी, मैं हैरानी में हूं, जब विपक्ष में थे अरुण जेटली जी से किसी मीडिया पत्रकार साथी ने पूछा था कि आप अगर वित्त मंत्री बनते हैं सर तो आप कैसा बजट चाहेंगे जी। तो उन्होंने कहा मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो सीमा है इसको कम से कम 5, जो आयकर छूट की सीमा है 5 लाख होना चाहिए जी जी। तो 2.5 लाख से 5 लाख की छूट की सीमा करने वाली बात उन्होंने खारिज कर दी। और आज जब वो वित्त मंत्री हैं 2 साल हो रहे हैं, तब उन्होंने दूसरा बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन उसको जनता से वादा किया पूरा अपना नहीं किया जी। दूसरी चीज, आज हम आप खाने की बात करते हैं। देखिए, अगर सस्ते महंगे की बात नहीं करेंगे तो अरुण जी बजट की बात पूरी होगी नहीं इस आम आदमी के लिए देश की जी जी। खाना महंगा हो गया है, गर्मी आ रही है, फ्रिज और कूलर महंगे हो गए जी। आज हर इंसान की जरूरत मोबाइल है, मोबाइल को सरकार ने महंगा कर दिया जी। आप जीडीपी बढ़ा सकते हैं, लगातार बढ़ाइए, आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। आज पेट्रोल को किस रेट में बिकना चाहिए, आज डीजल को किस रेट में बिकना चाहिए, लेकिन आपने टैक्सेस की मात्रा को बढ़ा रखा है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही, नो डाउट हो जी। आप किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हर बात को, रेल बजट की बात कर रहे हैं तो 2020 तक की बात कर रहे हैं, और किसान की बात कर रहे हैं और कि घर देने की बात कर रहे हैं तो 2022 तक की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार 2019 तक है जी। आप बजट पेश कर रहे हैं 2016 में, तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आप इस आम जनता को प्रदेश की और देश की क्या देने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है बताना वित्त मंत्री के नाते। उन्होंने लंबी दूरी तय की है, नो डाउट। उन्होंने जो चीजें कही है, अब की बार हमारी सरकार को देखते हुए, समाजवादी, लेकिन जिस तरीके से किसानों को लेके, गरीबों को लेके, कृषि क्षेत्र को लेकर के जो घोषणाएं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की हैं, उनको तो आप सराहेंगे कि पहली बार उस तरफ गया है बजट जी। समाजवादी सरकार के बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं जी। समाजवादी सरकार को देखते हुए, जैसे किसान वर्ष पिछली बार हमने घोषित किया था जी, और इस बार भी किसानों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं हम लोग लेके आ रहे हैं जी। सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया इस बार, उसको देखते हुए आपने भी पीछे चलने का काम किया है, उसकी तारीफ है। अगर आप माननीय मंत्री जी के नीतियों को मानते हुए पीछे चलते हैं, यानी इसका क्रेडिट आप वित्त मंत्री को और नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं देना चाहते? एक आम आदमी घर खरीदना चाहता है, नहीं, ये हमारे पीछे चल रहे हैं। आप लगातार देखिए, बिना मेक इन यूपी के मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप देखिए, बात को जड़ तक जाइए जी जी। जो चीज हम पिछली बार कर चुके हैं, इस बार कर रहे हैं, उसके पीछे आप चल रहे हैं जी जी जी। आप मेरी बात देखिए अरूप जी, हर एक आम इंसान का सपना होता है घर खरीदना। आप दोनों लोग लंबे समय से हाथ मिला रहे हैं। आप नॉमिनल छूट की बात करते हैं, नॉमिनल छूट की बात करते हैं जी जी। केवल रिलायंस को छोड़ के जी, सारे लोगों के सेंसेक्स नीचे आ गए हैं।
लेकिन वो दोबारा भी चढ़ गया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, के लिए पहले गिरा था लेकिन वापस दोबारा संभल गया वो। मैं पवन जी दोबारा आपके पास आऊंगा, मेरे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सेस का बढ़ना, आशीष जी, सेस का बढ़ना क्या ये नहीं दर्शाता कि जितनी भी चीजें हैं उन सब के दाम ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएंगे, वो महंगे महंगे और हमारी जेबों पर उसका असर पड़ेगा? नहीं, सेस कोई सरकार अपने खर्चे के लिए नहीं लगाती है, सेस किसी योजना के लिए लगाया जाता है। मान लिया, लेकिन मैं एक आम आदमी की भाषा में आपसे बात करूं, एक आम आदमी को समझाना चाहूं, अपने दर्शकों को समझाना चाहूं कि अगर ये बढ़ता है तो क्या उस आम आदमी की जेब पर भी उसका असर पड़ेगा कि नहीं? निश्चित तौर पर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेस के बढ़ने से आम आदमी पर कोई नहीं पड़ेगा जी, थोड़ा बहुत पड़ेगा जी, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उस पूरे बजट पर आम आदमी को क्या मिल रहा है जी। केवल आर्थिक तौर पे नहीं, अगर एक पूरे अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ा की जरूरत हो तो कहीं ना कहीं से तो सरकार को उस धन को लेना पड़ेगा जी, और वो धन उन्हीं से लेना पड़ेगा जो सक्षम है देने लायक। तो इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ी है अमीरों पर जी, और सेस के माध्यम से थोड़ी बहुत दबाव मध्यम वर्ग को भी पड़ा है, ये मैं मानता हूं जी, लेकिन जी इसके साथ साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जी स्किल इंडिया के माध्यम से, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो पिछले 2 दशकों के अंदर मुरादाबाद में बर्तन का उद्योग समाप्त हुआ, अलीगढ़ में ताले का उद्योग समाप्त हो गया, फिरोजाबाद में चूड़ी और कांच का उद्योग समाप्त हुआ, आगे मिर्जापुर में जाए तो पूरा आशीष जी, अगर आपकी इस बात को मैं मान भी लूं, कर भी लूं, लेकिन मुझे बताइए अगर ये डेवलप होता है और उस तादाद में इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, मैं फिर इसी बात कर रहा हूं, इसको आप कहाँ खपाएंगे, किसको देंगे जी हाँ, और इससे एक पर्टिकुलर एक वर्ग का आप वो कर रहे हैं, वही मनोबल बढ़ा पाएंगे जी हाँ, बिल्कुल इन जनरल कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। देखिए पूरे विश्व के अंदर जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसने उत्पादन को एकदम से उत्पादन करने का जो मास प्रोडक्शन शुरू किया है, उससे भारत को बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि भारत का सारा उद्योग कुटीर उद्योग में था, छोटे उद्योग में था, और वो सारा उद्योग बर्बाद हो गया। जैसे पूरे दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते थे आज से 10 साल पहले, वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब चूंकि भारी उद्योग और बड़े मास प्रोडक्शन करने के लिए भारत इस समय सक्षम नहीं है, न एनर्जी लेवल पे न ही पैसे के लेवल पे, तो यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको छोटे छोटे उद्योगों से ऐसे कम्पिटिटिव प्राइसिंग पर अगर वो काम अपना उत्पादन क्रिएट कर सकता है, और चूंकि हम बहुत सारा माल विदेशों से आयात कर रहे हैं, उस आयात को काउंटर करने के लिए हमारा उत्पादित माल अगर हमारे बाजार में आता है और उससे हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिलता है, हमारे कैपिटल का उपयोग होता है, तो उससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत की जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी हल की जा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी जी। अगर स्किल्ड लेबर हम क्रिएट करते हैं तो कुछ तो भारत में खप सकते हैं, कुछ विदेशों में जा सकते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में, यूरोप के अंदर स्किल्ड लेबर की बहुत जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हमने स्किल पैदा किया और उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये मानना पड़ेगा जी। लेकिन यही स्किल्ड लेबर आज पूरे विश्व में छा गया है। बीपीओ के क्षेत्र में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने स्किल्ड लेबर पैदा किए, और ये बीपीओ ये समझना चाहता हूँ, जिन उद्योग धंधों की आप बात कर रहे हैं, क्या उनकी इतनी मांग है हमारे पूरे देश में या विश्व में? अगर हम उनको बढ़ावा भी दे देते हैं, क्या इतनी मांग है? बिल्कुल है। जैसे छोटी सी बात मैं कर रहा हूं, आप फिरोजाबाद की चूड़ों की बात कर रहे हैं जी हाँ, बताएं आप। देखिए बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं कि अलीगढ़ में ताले बनते थे जी। आज वो ताले समाप्त हो गए और सारा का सारा चीन का ताला भारत में आ रहा है, और चीन का ही ताला पूरे एशिया में जा रहा है। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो चीन से हिंदुस्तान में नहीं आ रही? मैं वहीं पर आपको लाना चाह रहा हूं। जो आज जो चीन से यहाँ आ रही है उसको हम अगर अपने स्किल्ड लेबर से पैदा कर और कंपेटिटिव प्राइस में, चूंकि वो भारत में पैदा होगी, भारत का युवा करेगा,
वो अगर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम ले आए नहीं दे पाएंगे तो कम से कम इस देश के अंदर उत्पादित करके यहीं पर उपभोग करने की स्थिति अगर हमारी आ जाती है तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का ड्रेनिंग हो रहा है, जो चीन में हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, उसको हम रोक पाएंगे। अगर हम शुरुआत में ही हम ये कहकर बैठ जाएं कि हम नहीं दे पाएंगे तो अर्थव्यवस्था में काम करने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको अर्थव्यवस्था को सुधार करना होगा, बड़े उद्योग लगाने की हम स्थिति में नहीं है, छोटे उद्योग में हम डर रहे हैं, तो कब तक हम डरते रहेंगे? अगर यही बात अगर हमने सॉफ्टवेयर में डर के आगे जीत है, इसलिए बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है कि इस डर के बाद हम जीतेंगे ही। बहरहाल अच्छी बात है, एक आशान्वित होना। आऊंगा मैं पवन जी, आपके पास आऊंगा मैं चर्चा में। जरा मेरे साथ एसडी गुप्ता जी भी बैठे हैं, भगवान जी, जरा उनसे भी एक आकाशवाणी हम ले लें इस पूरे बजट पे कि आखिर दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनका कहना है कि दिल्ली के साथ आर्थिक अन्याय हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि ये कुछ भी नया इसमें नहीं है, सब कुछ वही था जो हम लेके आए थे, इन्होंने सिर्फ लेबलिंग की है। कितना इत्तेफाक रखते हैं गुप्ता जी आप? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि जो भी पॉलिसी पहले से चलती आ रही थी मनमोहन सिंह जी के समय से 1991 से, उन्हीं पॉलिसी को लगभग कंटिन्यू किया गया, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि पॉलिसी का मतलब ही यही होता है कि चाहे गवर्नमेंट बदले, इसीलिए इंडिया में एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम लाया गया था जब आज़ादी मिली कि सरकारें बदलती रहे लेकिन ब्यूरोक्रेसी सेम रहनी चाहिए ताकि पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी रहे। तो दैट इज अ वेलकम स्टेप, लेकिन कुछ खामियां हमेशा रहती हैं और हम लोगों का काम भी यही है कि अच्छाई की तरफ ध्यान कम दें और बुराई की तरफ ज्यादा दें ताकि अगला बजट जो भी आए उसमें वो खामियां खत्म हो सके। तो कुछ खामियां मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं यहाँ पर, और अगर हम कुछ और भी डिस्कस करना चाहें तो अगर मैं ये कहूँ कि पिछला बजट जो पेश किया था वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, उससे वो कितना ज्यादा प्लस हुए हैं इस बजट में? अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो उन्होंने पिछली बार ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रॉमिस था उनका वो था कि वो फिस्कल डेफिसिट को 3.5% पर ले आएंगे और इससे अगले साल में 3% पर। उन्होंने उसको अगेन अब 3.9% पर पैक कर दिया है। दूसरा, जो अगर हम प्लस माइनस के हिसाब से देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी हमारा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से आप सभी स्थिति देख रहे हैं कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले लगातार तेज होता जा रहा है और ये हालत तब है जब फ्यूल का बिल हमारा बहुत नीचे आ चुका है। इसका लेकिन जो जुड़ा हुआ एक कारण है जो मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, किसी जमाने में हम केवल और केवल बेसिकली फ्यूल इंपोर्ट कर रहे थे, बाकी सब चीजों में हम सेल्फ सस्टेन थे लगभग। अब पता नहीं पिछले कुछ सालों से आप भी महसूस कर रहे होंगे कि चाइना का इंपोर्ट हमारे देश में लगभग और सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में लेकिन आज हम ये नहीं कहते कि मोदी सरकार जो है इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि ये ट्रेंड तो पिछले बहुत सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल भी रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह के बारे में, लेकिन ऐसा कोई इस बजट में मुझे नजर नहीं आता कि उन्होंने ऐसा कोई विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रेजेंट किया है कि जिसकी वजह से हम मान सके कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को दोनों को बहुत बड़ा एक स्टार्टअप मिल सकता है। स्लोगन जरूर बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं, स्टार्टअप, मेकअप, जो इंग्लिश समझते हैं वो इस मतलब नेचुरली समझ ही जाएंगे, लेकिन केवल इंग्लिश समझने से काम नहीं बनता। एक सरकार का काम होता है कि वो एक विजन डॉक्यूमेंट दे, स्ट्रेटेजी बना करके दे, और उस स्ट्रेटेजी में दो चीजें होना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो बजट में जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, हमारी जो भी सरकारें आ रही हैं, चाहे कांग्रेस, यूपीए, जो भी आ रही है, एनडीए वगैरह, वो सभी बात वैल्यू टर्म्स की करते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे पूरे भारत सरकार के रुपयों के मालिक हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं केवल। जबकि मैं ये मानता हूँ कि उन्हें पब्लिक के सामने, क्योंकि वो एक नौकर हैं पब्लिक के, तो उनकी पहली ड्यूटी बनती है कि वो हर चीज को क्वांटिटी के टर्म्स में बताएं। कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं एजुकेशन पर 1000 करोड़ खर्च करना चाह रहा हूँ, तो वो 1000 करोड़ की बात ना करें, ये बताएं कि मैं इस 1000 करोड़ में 50 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाना चाहता हूँ, 50 कॉलेज बनाना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पर बनाना चाहता हूँ।
क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, आम आदमी समझ सके, उसको समझ सके। और अगले साल जब वो बजट पेश करे तो उसमें वो एक एनालिटिकल डाटा प्रेजेंट करे कि मैंने पिछले साल आप लोगों से वादा किया था 50 स्कूल बनाने का, लेकिन मेरे फंड्स का रिसोर्सेज रहा या जो भी नाकामियां रही, मैं उसमें से 50 पूरे नहीं कर पाया, और कर पाया तो खुश होकर के बताएं। तो तब हम लोगों को एक समझ में आएगा कि एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो ये मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी हमें फाइनेंस मिनिस्टर देश को मिलते हैं वो इस तरफ जाए। एक मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1987 में वीपी सिंह जी ने इसके लिए बोला था कि हम लोग परफॉर्मेंस बजटिंग लेकर के आएंगे। तो उस समय काफी हल्ला भी मचा था कि परफॉर्मेंस बजटिंग आएगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 30 साल हो गए हैं उस बात को, और उसको सब भूले हुए बैठे हैं, कहीं नहीं दिखाई देता। हाँ, वो कहीं नहीं। गाँवों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा की बात कर रहे हैं हम, क्या हम ये मान के चलें गांव की छोड़िए शहरों में भी क्या हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उस लेवल पे आ गई है? क्या हमारे सरकारी स्कूलों में उस तरीके की एजुकेशन सिस्टम हो चुकी है कि हम और आगे जाएं? नहीं, देखिए सवाल यही है कि आप डिजिटल इंडिया को आप किस मकसद से बढ़ाना चाहते हैं आगे जी, और किसके हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कौन सी ताकतें हैं जिनके पीछे। क्योंकि अभी भी खास करके आप देखें ग्रामीण जो हमारा परिवेश है या जो ग्रामीण इलाका है वहाँ भी इस तरह से आप देखिए वो चाहते हैं कि एक लोग जो हैं डिजिटल चीज समझने लगे। तो इसके पीछे क्या बाजार का दबाव काम कर रहा है? मुझे तो साफ बाजार का दबाव दिखाई देता है, क्योंकि अभी कम से कम कि शहर में तो खैर जनता अब उससे एक्स्टम्ड हो गई है, एक्मलाइज हो गई है, और कुछ जानकारी वो एक्सपर्टीज ले ली है। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि हाँ साथ चीजें इंट्रोड्यूस होंगी तो फिर उसकी एक्सपर्टीज मिल जाएगी। डिजिटल को शिक्षा जो अभी स्तर है हाँ बहुत कम है। कम अभी स्कूलों की हालत आप देखिए क्या है। जो बेसिक शिक्षा प्राइमरी शिक्षा मिलनी चाहिए उसके लायक स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो डिजिटल जो शिक्षा है, जो कंप्यूटराइज शिक्षा आप देना चाहते हैं उसको, तो वो उसके लिए ढांचा आपको खड़ा करने में बहुत पैसा चाहिए, लगना चाहिए। दूसरा क्या उसके लिए ट्रेंड शिक्षक है आपके पास बच्चों को, क्या बच्चों का IQ उस लेवल पे है कि नहीं है कि आप उनको जो है उस तरह की शिक्षा दे सके। और फिर अल्टीमेटली आप उनको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। हर तो कोई उद्यमी बनेगा नहीं, आप उसको एक चीन की तरह जो है या दूसरी जो चीन की तरह एक आप वो है कैटेगराइज जो है स्किल लेबर के रूप में पैदा कर देना चाहते हैं पूरे शहर से लेके जो है गांव तक को, ताकि सोचने समझने का। आप देखिए खासकर ये सरकार जो है यूपीए सरकार भी देखिए एजेंडा कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है और जो IMF कर रहा है ये उससे तय कर दिया है। जो उनके पीछे कॉर्पोरेट शक्तियां जिनका पैसा विश्व बैंक में है वो तय कर रहे हैं कि हमें बाजार चाहिए, बाजार के लिए लेबर चाहिए, लेबर इस तरह चाहिए और कोई इस तरह नहीं चाहिए जो कुछ सोच समझ सके। तो पूरी युवा को एक आप जो है एक भीड़ में तब्दील कर दीजिए, जो एक स्किल्ड हो, जो खास तरह के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हो, जो मशीन की तरह काम करे। और अगर आप सवाल करते हैं तो फिर जैसे JNU में हुआ आपका उसी तरह की बात हो जाएगी। पढ़ा लिखा मजदूर चाहिए, पढ़ा लिखा मजदूर। ये ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल है उसमें यही फिट बैठता है। उनको एक मजदूर चाहिए, पढ़ा लिखा स्किल्ड मजदूर चाहिए, जो अपने उसको पैसा देंगे। आप पैसे से आप उसके खरीद लेते हैं, उसकी क्षमता को और उसके दिमाग को भी खरीद लेते हैं। तुम सोचो मत एक रोबोट की तरह जो तुमसे कहा जाए वही करो, इसके बदले हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, तुम रेस्टोरेंट में घूमो, तुम यहाँ घूमो, तुम ये करो, तुम्हें गाड़ियां मिल जाएंगी, तुम्हें ब्याज कर्ज में उधार मिल जाएगा, तुम गाड़ी खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, मस्त रहो। लेकिन तुम इस व्यवस्था से सवाल मत उठो। तो जो आपके बौद्धिक क्षमता है उसका विकास नहीं होता है, आपकी जो मतलब किसी पर्टिकुलर जो है एक स्किल जो है उसका विकास होता है आपका। लेकिन बौद्धिक स्तर पे आप बिल्कुल कुंद बना दिए जाते हैं ताकि आप अपनी जो अपने हालात हैं उस पर सवाल न पूछें। जो विदेशी पूंजी आ रही है उसका क्या भूमिका है, जो सरकारें कर रही हैं आपके लिए किस हद तक कर रही हैं, इस तरह के सवाल आप न उठाएं जिससे सरकार को एक उत्तरदायित्व बनना पड़े, एक उत्तरदायी बनना पड़े। तो मुझे लगता है इसीलिए पूरे कोशिश चल रही है। और हमें ये समझना होगा कि किसके इशारे विदेशी पूंजी कहाँ से आ रही है। विश्व बैंक का पूरा एक खाता बना हुआ है, उसी पे जो हम बहुत खैर ये बात ठीक है कि आप जो है कि आपको डिलीवरी के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है खाते से जोड़ दें उसको आप और डिलीवरी पहुंचे, लेकिन ये भी एक विश्व बैंक की योजना ही है। डिजिटल एजुकेशन पे मैं अभी वक्त नहीं है, मैं अभी फिर दोबारा अगर वक्त मिलेगा और दोबारा बैठेंगे तो जरूर बात करेंगे। विनोद जी आपका, पीयूष जी आपका, आशीष जी आपका और BS गुप्ता जी आपका भी, और अरुण जी आपका, और पवन मनोचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वही क्या बजट आ गया है, जो चीजें थी पिटारे में से वित्त मंत्री ने खोल दी है। अब आपको अपनी जेब देखनी है कि आपके लिए कितना बेहतर और कितना नहीं है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जितनी बातें रखी गई हैं वो धरातल पर जरूर आए। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
दादाजी आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इससे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल